इस समय हम जनपद उधम सिंह नगर के गांव बरहनी में हैं और अभी हम जहां पर जाने वाले हैं वो रेशम विभाग का सीआरसी यानी कि चौकी कीट पालन केंद्र चनकपुर बरहनी में है। और आप मेरे पीछे देख रहे होंगे खूब सारी बाइक्स दिखाई दे रही हैं यहाँ पर अभी। ये क्यों है? क्योंकि जो रेशम के किसान हैं, बसंत फसल की रेशम का उत्पादन उनका हो चुका है और भारी मात्रा में उत्पादन हुआ है। इस सेंटर के आसपास के जितने भी किसान हैं उन्होंने भारी मात्रा में प्रोडक्शन किया है और आज लगी हुई मार्केट, ऐसी मार्केट इस समय लगातार लग रही है, रोज लग रही है। तो आज की मार्केट का दृश्य आप देखने जा रहे हैं कि आप देख रहे हैं इतनी सारी बाइक में बड़े बड़े अपने थैलों में लोग किसान रेशम का उत्पादन करके लेकर के आए हैं जो आगे मार्केट में बिक रहा होगा। ये देखिए एक के बाद एक बाइक की लाइन। ये आप पहुंच चुके हैं जहां पर रेशम की मार्केट लगी हुई है। तो ये अब जहां पर किसानों का जमावड़ा लगा हुआ था उस मार्केट में हम पहुंचे तो यहीं पर हमारे साथ देने के लिए मौजूद हैं रोमिल पांडे जी, जो कि तकनीकी विशेषज्ञ और टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं। रोमिल जी, हम यहाँ पर हैं और ये देख रहे हैं कि इस समय मार्केट लगी हुई है इस सफेद सोने की, जिसे हम रेशम कहते हैं और जगह जगह परिधान के रूप में इसे एक कहना चाहिए कि बहुत अच्छे श्रेष्ठ परिधान के रूप में इसको फिर धारण किया जाता है। तो यहाँ से बिक करके ये कच्चा माल चला जाएगा और आज किसान को बहुत अच्छा इसका प्राइस मिलने वाला है। लेकिन जब भी हम कोई किसानी खेती करते हैं तो सबसे बड़ी जो परेशानी, जो एक समस्या हमारे सामने खड़ी होती है कि कैसे जब हमारा उत्पाद होगा तो उस उत्पाद को कौन खरीदेगा और उसका क्या दाम मिलेगा, ये किसान की सबसे बड़ी समस्या होती है। लेकिन रेशम के उसमें हम देख रहे हैं कि आज मार्केट लगी हुई है। क्या रेशम में भी ऐसी समस्या है या फिर किसान कुछ अच्छा या नया अनुभव करता है? धन्यवाद सर। जैसे कि लगभग 30 दिन के 1 महीने के बाद ये रेशम की फसल पूर्ण होने के बाद आज किसान यहाँ पर रेशम कोया बाजार में अपना कोया बेचने का आया है। और निश्चित तौर पर चूंकि रेशम उत्पादन कार्य इस क्षेत्र का गैर परंपरागत क्षेत्र है, उत्तराखंड हमारा राज्य, और ऐसे में जो किसान इससे जुड़ते हैं उनके मन में ये सवाल जरूर आता है कि क्या जो रेशम बनेगा उसकी बिक्री कैसे होगी, उसका रेट किस हिसाब से मिलेगा, या उनको सही तरीके से रेट मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, या उनको अपना माल बेचने के लिए इधर उधर भटकना पड़ेगा। तो आज हम देखेंगे कि यहाँ पर ये पीछे देखेंगे कि इतने सारे किसान यहाँ पर आए हुए हैं जो इसमें जनपद उधम सिंह नगर में ये बाजार लगी हुई बरैनी क्षेत्र में। तो आसपास के जितने भी किसान गाँव के किसान हैं वो सब यहाँ पर अपना रेशम लेके आए हैं और ये चीज उनको लगभग 10 दिन या 15 दिन पहले ही पता थी कि इन तिथियों में यहाँ पर रेशम बाजार लगेगा, जो कि विभाग के माध्यम से पहले ही बता दी जाती है। और वो उस रेशम जो उनका बना है उसको यहाँ पर बेचने के लिए आए हैं और देखेंगे कि ये किसान अपना अलग अलग तरीके से जिसका जितना उत्पाद है वो यहाँ पर लेके आए हैं और एक प्रक्रिया है रेशम उत्पादन जो हुआ है उसको खरीदने की, उसके विक्रय की। तो ये आज ये रेशम कोया बाजार बरहनी में लगी हुई है जिसमें लगभग मेरे ख्याल से 300 के करीब किसान यहाँ पर इस समय मौजूद हैं, अपना रेशम लेके आए हुए हैं और उनकी बिक्री की प्रक्रिया यहाँ पर गतिमान है। 300 से ऊपर का आंकड़ा अभी हमने पता किया तो हमें पता चला कि करीब 350 से ऊपर किसान जा चुका है और अभी भी आने में ही लगा हुआ है। जी जी तो जी। वो अपना उत्पाद लेकर के आ रहा है। क्या यहाँ पर उसका उत्पाद बिक जाएगा? क्या उसे व्यापारी मिलेगा और कैसे बिकेगा? हाँ देखिए, ये जैसा कि जो समस्या किसान के मन में संशय भ्रम होता है कि कैसे बिकेगा, तो विभाग उसके लिए पूरी व्यवस्था करता है। विभाग के साथ एक यूसीआरएफ उत्तराखंड कोऑपरेटिव रेशम फेडरेशन, जो कि रेशम कोया बाजार के माध्यम से विक्रय क्रय करने की एक एजेंसी है जो कि पूरा सहयोग प्रदान करती है और जिनके साथ विभागीय हम कार्मिक या विभाग मिलके जो भी किसान का जितना भी उत्पाद है, चाहे वो रीलिंग के रूप में है, चाहे डबल के रूप में है, या डैमेज भी कुछ किसानों का कोई हो जाता है, वो भी अगर इस बाजार में लेके आते हैं तो वो 100% यहाँ पर पूरा बिक जाता तो है। हम और कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार का कोया बस उसने उत्पादित किया हो, जी हाँ चाहे जी वो हाँ। बहुत ही बेकार क्वालिटी का था, डैमेज था जैसा आपका कहना है, या फिर वो बिल्कुल बहुत अच्छी गुणवत्ता का सफेद और मजबूत कोया था। हाँ, ये इस थोड़ी सी खासियत है हमारे रेशम कोया बाजार की। किसान भाई जो और अपना सब्जी का या जो और उत्पाद करते हैं तो निश्चित तौर पर वो जो खराब माल होता है वो तो शायद वो घर में ही फेंक के चले जाते हैं और वो बाजार में बिकता भी नहीं है, ना ही किसान लेके जाते हैं। लेकिन जो रेशम कोया है वो
सबसे पहले तो प्राथमिकता ये है कि वो अच्छी गुणवत्ता का रीलिंग कोया बने, जिसका कि मूल्य भी अच्छा मिले। उसके साथ अगर डबल कोया भी बनता है या फिर डैमेज, क्योंकि बनाते बनाते खराब हो जाता है या किसी निम्न श्रेणी का होता है, वो भी किसान यहाँ बाजार में लाएगा तो वो भी यहाँ पर बिक जाएगा, उसका भी मूल्य निर्धारित होता है। और ये एक तरह से देखा जाए तो कि जो भी माल किसान का रेशम संबंधी यहाँ पे बना है, वो सारा का सारा यहाँ पर रेशम कोया बाजार में बिक जाएगा और उसका मूल्य किसान को प्राप्त होगा। तो ये प्रक्रिया क्या है यहाँ पे? क्या खुली नीलामी होती है या कोई अन्य तरीका है? जी हाँ, देखिए इसमें खुली नीलामी की प्रक्रिया होती है। इसमें जैसे किसान को पता है कि आज की तिथि में यहाँ पर कोया बाजार होगा, उसी तरीके से विभाग ने जो खरीदार हैं यानी कि जो क्रेता हैं, उनको भी पूर्व में सूचना दी हुई होती है कि फलाने क्षेत्र में इस तिथियों में यहाँ रेशम कोया बाजार मिलेगा, इतने किसान आएंगे या इतना संभावित किलोग्राम में कोया आएगा, तो वो भी इसी तरीके के साथ यहाँ पर प्रतिभाग करते हैं। उत्तराखंड कोऑपरेटिव रेशम फेडरेशन के प्रतिनिधि भी यहाँ पर आए हुए हैं और भी दूसरे लोग हैं जो कि इस कोया बाजार की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। तो जैसे ही किसान का कोया तैयार होता है, जो हमारे प्रक्षेत्र के कार्मिक होते हैं वो किसानों को बता देते हैं कि आपका कोया किस तिथियों में लगभग मंडी में आना चाहिए, तो उसके हिसाब से आज किसान जैसा लाए हैं वो अपनी कोया बाजार की मंडियों की तिथियों में वो अपना रेशम लेके आते हैं। और यहाँ पर एक सरकार, जैसे हम पहले भी बताते हैं कि सरकार रेशम उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करती है, तो वो न्यूनतम समर्थन मूल्य इस समय निर्धारित हुआ है। और उसके साथ साथ क्योंकि खुली नीलामी की प्रक्रिया है, तो प्रयास यही होता है कि उस न्यूनतम समर्थन मूल्य का में ना ही बिके, उससे ऊपर के मूल्य में बिके। सिर्फ उस न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए ये रखा जाता है कि उससे अगर किसी कारणवश कोया नहीं बिक पा रहा है तो विभाग या फेडरेशन उस न्यूनतम समर्थन मूल्य में उस कोये को लेकर किसान को उसका मूल्य दिलाती है। वरना तो ये न्यूनतम समर्थन मूल्य से कहीं ऊपर जाके ये किसान का कोया अधिक मूल्य में बिकता है और किसान को उसका लाभ प्राप्त होता है। तो जैसे कि यहाँ देखेंगे कि अलग अलग लॉट में किसान यहाँ पर रेशम लाया है, अपने अपने कोये के लिए वो यहाँ पे ढेर लगा देते हैं। उनको एक पर्ची दी जाती है, एक यहाँ पे एक पर्ची बनती है जिसमें कि उस किसान का नाम, उसका गांव, कितने डीएफएल में पाला है, और वो पर्ची हर लॉट के साथ यहाँ पर रख दी जाती है। कुछ लोग पीछे देखेंगे यहाँ पर नीलामी की प्रक्रिया चल रही है, तो जो विभागीय कार्मिक या फेडरेशन के कार्मिक या जो क्रेता है वो हर लॉट के पास जाकर उस ढेर के हिसाब से उसकी बोली लगाते हैं और जिस मूल्य पर वो बोली छूटती है उसका उस पर्ची में अंकन कर दिया जाता है। तो उससे क्या होता है कि इतने सारे लोग मिलके एक वाजिब मूल्य मिल सके, ऐसा विभाग और फेडरेशन सुनिश्चित करता है, और क्रेता उसका ज्यादा मूल्य लगाए, उचित मूल्य लगाए, ऐसा पूरा विभाग का प्रयास रहता है। फिर जो भी मूल्य फाइनल होता है उस मूल्य को उस पर्ची में चढ़ा दिया जाता है। अभी थोड़ी देर के बाद यहाँ पर उसकी प्रक्रिया होगी, उसका तौल होगा, विभागीय कार्मिक और फेडरेशन के कार्मिक मिलजुल के उसका तौल करेंगे और फिर उस तौल के हिसाब से जितना रेशम का मूल्य बना है उसकी पर्ची बनेगी और फिर उसके बाद यहाँ पर उसका त्वरित भुगतान किसान को उस पर्ची के हिसाब से कर दिया जाएगा। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि ये एक ऐसा काम है जिसमें नगद किसान को भुगतान हो जा रहा है। जी हाँ, देखिए प्रयास यही रहता है और व्यवस्था भी यही है कि किसान को जो भी उसका उत्पाद मिला है उसका नगद भुगतान कर दिया जाए। इसीलिए किसानों को यही आह्वान रहता है कि वो अधिक से अधिक मात्रा में अच्छी गुणवत्ता का कोया बनाएं, बाजार में बिक्री के लिए लाएं और तुरंत यहाँ पर उसका मूल्य प्राप्त करें, जो कि शायद दूसरी कृषि फसलों में ऐसा संभव नहीं हो पाता है, कुछ समय लग जाता है, लेकिन रेशम उत्पादन करके वो अपना उत्पाद का तुरंत भुगतान प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हमारा किसान, जब वो रेशम का उत्पादन करने वाला जो किसान है, वो एक बहुत बेहतर स्थिति में है मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अपने जो उत्पाद है उसको बेचने की उस पर, क्योंकि उसके लिए जो उसका उत्पाद हुआ है जिसे हम सफेद सोना कहते हैं, ये उत्पाद जब उसके वहां हो जा रहा है और बेचने वाली बात आ रही है, तो पहले से ही उत्तराखंड कोऑपरेटिव रेशम फेडरेशन जो किसानों का ही एक पूरे राज्य का संघ है, वो रेशम विभाग के साथ मिलकर के दोनों आपसी तालमेल के साथ एक मार्केट का आयोजन करते हैं जगह जगह पर। और वो मार्केट भी ऐसी होती है कि जैसे आज आप देख रहे हैं यहाँ पर किसानों के अपने गांवों के जितना नजदीक हो सके, जहां पर उनको ट्रांसपोर्ट करने में ज्यादा समस्या ना आए। अभी मैंने आपको दिखाया था कि बाइक से किसान ले आए, क्योंकि वो इतने पास रहते थे तो बाइक पर भी अपने उत्पाद को ला सके, साइकिलों पर ला सके। तो उनके आसपास गांव में वो मार्केट आयोजित करवाते हैं और उससे पूर्व न्यूनतम समर्थन मूल्य के रूप में, जैसे जैसे मान लिया कि उसका कोया बहुत अच्छी गुणवत्ता का है, ए ग्रेड का, बी ग्रेड का, सी ग्रेड का, डी ग्रेड का, या फिर डैमेज्ड या फिर अन्य और निम्नतर क्वालिटी का, तो हर के हिसाब से प्राइस मूल्य उसका डिसाइड कर दिया जाता है न्यूनतम। यानी कि अगर किसान का मूल्य व्यापारी नहीं दे पाता है, नहीं उस मूल्य तक खरीद पाता है, तो उससे नीचे पर फेडरेशन या सरकार स्वयं उसे खरीद लेगी। लेकिन हम ही काफी वर्षों से देखते आ रहे हैं कि ऐसा आज तक नहीं हुआ कि फेडरेशन को या फिर विभाग को खरीदने की सरकार को जरूरत पड़ी है, क्योंकि इतना
हैंडसम प्राइस, मतलब अच्छा मूल्य जो हमेशा न्यूनतम समर्थन मूल्य से ऊपर होता है, वो किसान को प्राप्त हो जाता है इस खुली नीलामी की प्रक्रिया के जरिए। तो ऐसी आवश्यकता ही नहीं पड़ती है कि उसे इस सफेद सोने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अपना उत्पाद बेचना पड़े। और नकद भुगतान जो एक बहुत अच्छी व्यवस्था है, जो अन्य हम कृषि उपजों में देखते हैं कि अक्सर ही नहीं पाई जाती है, वो यहां पर पाई जाती है। तो किसान बहुत बेहतर स्थिति में है और अपना रेशम के उत्पादन से जुड़े अपनी आर्थिकी को बढ़ाए और निश्चित रूप से वो इस मार्केटिंग प्रणाली का भी फायदा उठा करके एक अच्छी आमदनी का अर्जन कर सकता है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं।